बुला रहे हैं जो हमारे पीएलजी ग्रुप के हसमुख भाई कहलाते हैं। और आज देखते हैं कि वो कितना हंसते खिलखिलाते हैं, क्योंकि आज वो अपने साथ में दीप्ति जी को भी लाते हैं जो कि उनकी पत्नी है। तो नमस्कार कपिल जी, कैसे हैं आप? जलवा अफरोज हो जाइए। तो नमस्कार कपिल जी, कैसे हैं आप? जलवा अफरोज हो जाइए। सर आपका कहीं दो उस पे लगा जुड़ा हुआ है, आप दो डिवाइस से जुड़े हैं क्या? जी, डिवाइस तो नहीं है, अब ठीक हो जाएगा। फेसबुक बंद कर दिया है और आपके साथ में। अच्छा जी, जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो क्षमा चाहती हूँ, बहुत विलंब हो गया आज, क्योंकि कुछ तकनीकी व्यवधान आ गया था बीच में। करीब आधा घंटा हम लोग कार्यक्रम नहीं प्रसारित कर पाए। इस क्षमा में और विलंब ना हो जाए, इसलिए आगे चले। जी बिल्कुल। तो बताइए कपिल जी, जी, क्या है साहित्य आपके लिए? कौन है साहित्यकार और क्या है उसका कर्तव्य, क्या निष्ठा? साहित्यकार, देखिए मैं शायरी में ही बोल देता हूँ इस बात को। जी अदब बिल्कुल। यानी साहित्य है कि मेरी निगाह जो है दो तरीके से है अदब को देखती है। मेरे साहित्य के बहुत सारे आयाम हैं, जी जी लेकिन दो आयाम जो मेरे निगाह में सबसे अच्छे हैं वो ये है कि अदब के मायने होती हैं चंद वो बातें। अदब के मायने होती हैं चंद वो बातें कि जो कागज पे घर बिखरे तो खुशबुएं आए। वाह, बहुत खूब। कि जो कागज पे घर बिखरे तो खुशबुएं आए, कि जो जबान से निकले तो नर्म लहजा हो, कि जो जब कान में पहुंचे तो दिल सुनना चाहे। बहुत खूब, वाह क्या बात, बहुत खूब। कि जो जहन पे उकेरे हुए की तस्वीरें, कि जो अपने ही दिल का सच्चा होता ख्वाब लगे, कि जो ख्याल में बस जाएं मीठी यादों सी। अदब के मायने होती हैं चंद वो बातें। वाह, बहुत तो खूब, बहुत खूब। ये तो साहित्य का एक मीठा स्वरूप हो गया, लेकिन मेरी मेरा मानना ये है कि मनोरंजन या ये प्रेम अपनी जगह, चूंकि हर कोई इस तनाव भरी जिंदगी में थोड़ी राहत चाहता है, तो वो जी साहित्य की तरफ देखते हैं। मनोरंजन की तलाश तो सबको होती है, इसलिए। लेकिन एक अच्छा साहित्यकार वो होता है जो ये ना भूले कि उसका काम सिर्फ मनोरंजन करना नहीं। जी इस बारे में मुझे एक जर्मनी के एक बहुत बड़े कवि हुए हैं, बर्तोल्ट ब्रेख्ट जी थे। उन्होंने एक कविता लिखी थी इन द डार्क। उसमें जो उन्होंने सबसे आखिरी में बात कही थी वो मेरे दिल को हमेशा छूती है, कि वो नहीं कहेंगे। ये समय था जर्मनी का जब विश्व युद्ध के समय, हिटलर के जी समय। तो जी उन्होंने ये बात कही थी कि वो नहीं कहेंगे कि वह समय अंधकार का था। वो अपने अपने बच्चों के बारे में बोल रहे हैं कि वो नहीं कहेंगे कि वह समय अंधकार का था, वो पूछेंगे कि उस समय के कवि क्यों चुप थे। वाह, वाह बहुत खूब, बहुत गहरी तो बात। मेरी निगाह में ये है साहित्य के जो साहित्यकार होता है वो समाज को जगाए भी रखता है, समाज को आनंदित भी रखता है। तो यही सब आयाम है। जी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत ही गहरी बात कह दी आपने कपिल जी। शुक्रिया। जी, और बहुत ही खूबसूरत संदेश भी है इसमें, क्योंकि वाकई में कवि को जब मंच मिला है, कवि को जब कलम मिली है, तो उस कलम से सत्य बोलना उसका दायित्व बन जाता है। जी, और शायद यही दायित्व आपको भी पीएलजी के मंच तक ले आया। तो आप पीएलजी से कब और कैसे जुड़े? कोई संस्मरण, कोई विशेष बात? पीएलजी से जुड़ाव तो यूं हुआ कि शाहनवाज भाई, हमारे शास भाई, उन्होंने, जी उनके थ्रू मैं पीएलजी से जुड़ा। वो जी पहली मैंने जब उनको बोला तो उन्होंने मुझे प्रोग्राम में इंट्रोड्यूस कराया। शायद चौथा या पांचवा प्रोग्राम था मई 2020 में, जब मैं पीएलजी में पहली बार आया। मुझे अच्छी तरह से याद है कि शास मुझे इंट्रोड्यूस कराते हुए, उस टाइम एंकर थे उस प्रोग्राम में, तो मुझे इंट्रोड्यूस कराते हुए बड़े सकुचा रहे थे और डर रहे थे, और मैं उस डर को देख के मजा ले रहा था कि जी, हसमुख तो भाई। तो यही सब इसी तरह सफर चलता चलता गया धीरे धीरे। फिर मुझे छोटे मोटे जिम्मेदारियां सौंपी गई, फिर और बड़ी जिम्मेदारियां सौंपी गई कि साहब आप मैगजीन का संपादन कीजिए। फिर उसके बाद मुझे विलन बना दिया गया कि जब मैं
सोशल मीडिया ग्रुप का सुपरवाइजर बना, और जी तो यूं ही जी जिंदगी है। मिलकर अच्छा लगता है कि सब जानते हैं, पहचानते हैं और सुनते हैं बात को ध्यान से। सो जी। यही है बहुत पीएल। खूब। जी, वैसे मैं सबको बताती चलूं कि मुझे पीएलजी में लाने का श्रेय भी कपिल भैया को जाता है। इन्होंने मुझे एक बार फोन करके पूछा था कि क्या आप एक ऐसे समूह में जुड़ना चाहेंगी, और तब इन्होंने मुझे तुफैल भाई का नंबर दिया, और उसके बाद तो हमारे जीवन में इतिहास ही रच गया, सब कुछ बदल गया। और इसके नहीं, लिए आपने आपका आपने बहुत बहुत आपने धन्यवाद। बहुत बहुत योगदान दिया है, मैं इसमें कोई शक नहीं है। जितना समय, जितनी ऊर्जा आप देती हैं ना कार्यक्रम को और पीएलजी को, उसके लिए पीएलजी आपका ऋणी रहेगा अनुपम। नहीं सर, बरगद कब पौधों का ऋणी रहा है, बरगद कब पौधों का ऋणी रहा है, पौधों को बरगद मिल जाए इतना बहुत है। चलिए, तो कार्यक्रम को और आगे बढ़ाते हैं, और अब कपिल बत्रा कवि से पूछते हैं कि हास्य व्यंग की कविताओं में अधिक आनंद आता है या फिर गहन विषयों पर बात करने में अधिक आनंद आता है, क्योंकि हमने आपके दोनों ही स्वरूप देखे हैं पीएलजी के मंच पर। तो आपकी पसंदीदा विधा क्या है? मेरी पसंदीदा विधा तो देखिए, जब मैं पद्य या पोएट्री लिखता हूँ तो अमूमन मैं सीरियस रहता हूँ। जी लेकिन ठीक है, वो जब मैं बात करता हूँ थोड़ा बहुत चुटीले व्यंग बाण छूट जाते हैं। लेकिन मेरी जो आमतौर पे जो सोच है वो थोड़ी गंभीर किस्म की तरफ जाती है। हाँ, जब मैं लिखता हूँ हंसी का तो ईश्वर की दया से अच्छा लिख लेता हूँ कभी कभी। तो असल में मैं आपको अपनी हिस्ट्री बताऊं कि कहानी क्या है, कि बचपन में मैं स्कूल के फ्री पीरियड का एक परमानेंट परफॉर्मर होता था। तो मैं देख सकती हूँ, एक छोटा सा कपिल बत्रा सबको हंसा रहा है। हाँ, तो आप सोचिए कि आप नहीं, तब भी मैं गजलें गाता। आप सोचिए कि मैं 8वीं क्लास में था, तब भी मैं गजलें गाता था कि फिर छिड़ी रात बात फूलों की, रात है या बारात फूलों की। अरे वाह, तो बाजार फिल्म से। हाँ, बाजार फिल्म से। तो ऐसे ही जी सिलसिला चलता रहा। फिर घर में पहला स्टीरियो आया और आई ढेर सारी कैसेट्स। लेकिन वो ढेर सारी कैसेट सिर्फ जगजीत सिंह जी की गजलों की थी। तो आप समझ सकते हैं कि मैं किस किस्म का धीरे धीरे कवि बना। तो जी लेकिन वो एक मेराज बेसिकली। फिर मैं जब 17 साल का हुआ तो सबकी तरह मुझे भी इश्क हुआ और मैंने भी लिखना शुरू किया। लेकिन फैक्ट ये है कि जो मेरी लिखने की शुरुआत हुई वो उस शेर से हुई जो ना तो रोमानी था और ना ही जगजीत सिंह जी का गाया हुआ। वो था मेराज फैजाबादी का शेर, जो असल में मेरी जिंदगी जैसे बन गया। उसके बाद मेरी जिंदगी की कहानी भी कुछ ऐसे ही जुड़ गई कि मेराज फैजाबादी ने लिखा था कि प्यास लगती है, चलो रेत निचोड़ी जाए। वाह प्यास वाह, लगती है, चलो रेत निचोड़ी जाए, अपने हिस्से में समंदर नहीं आने वाला। तो उसके क्या बात, बाद ऐसे शुरुआत हुई। जी। वाह। आपकी एक एक बात पे पॉज लेना पड़ता है, क्योंकि मैं और दर्शक सब आपकी उस बात की गहराई को समझ जाएं, इसलिए मैं रुक जाती हूँ कपिल जी। आप बहुत गहरी बातें और बहुत गहन बातें कहते हैं, आपकी बात को कोई हल्के में नहीं ले सकता। आपने एक कहानी सुनाई थी पीएलजी के मंच पर, एक व्यक्ति की जो अनजान मौत मर गया था। जिंदा। आपने आपने एक कविता सुनाई थी पीएलजी के मंच पर, जिसमें आपने बताया था कि आपके ख्वाब क्या हैं, आप क्या चाहते हैं कि जीवन में क्या क्या हो। आप हर बार एक बहुत ही सकारात्मक सार्थक सोच लेकर आते हैं, और आपने मंच को बहुत गरिमा प्रदान करी है, इसमें कोई दो राहें नहीं है। लेकिन उसके बावजूद जब आप हास्य कविता कहते हैं तो उसका एक अलग ही आनंद होता है। तो ये कहना शायद अतिशयोक्ति नहीं होगी कि आप बहुमुखी प्रतिभा के मालिक हैं। लेकिन अब हम इस बहुमुखी प्रतिभा वाले कपिल से पूछना चाहेंगे कि कपिल जी, आपकी अपनी पसंदीदा शायरी कौन सी है, जो कि आपसे हम कहें सुनाइए, तो आप सुनाएं। मेरी पसंदीदा शायरी, मैं आपको, देखिए शायरी कई बार बहुत बहुत लंबी हो जाती हैं, लेकिन मैं आपको एक फैक्ट बता देता हूँ जो मेरी अपनी फिलॉसफी है, जो मेरा अपना नजरिया है, जो मैं चाहता हूँ कि लोग मुझे उस तरह से
समझ पाए जाने शायद। जी। कि मेरा मानना यह है कि हम लोग अपने को बहुत बड़ा समझ लेते हैं, लेकिन शायद वो उसके लिए मैं कुछ कह रहा हूं कि मिली है सांसें कुछ उधार की, मालिक नहीं हूं। मिली है सांसें कुछ उधार की, मालिक नहीं हूं सिर्फ जर्रा कायनात का, खालिक नहीं हूं। खालिक मीन्स वाह इन्वेंटर वाह होता है। तो खलीक भाई आप सुन रहे होंगे, आपके जी। फोनेटिक्स मिलते हैं कि मिली है सांसें कुछ उधार की, मालिक नहीं हूं सिर्फ जर्रा कायनात का, खालिक नहीं हूं। खालिक नहीं। और जो समझ पाए ना औरों को बराबर अपने, जो समझ पाए ना औरों को बराबर अपने, मैं ऐसे दीन और ईमान से मुताल्लिक नहीं हूं। बहुत खूब, बहुत खूब, वाह। कुछ लोग सोचते हैं कि मैं बायस्ड हूं, तो उनके लिए मैं बता रहा हूं कि मेरा मेरा जो कैरेक्टर है, वो मेरा जो चरित्र है, वो इसी तरीका है जी कि हाँ मैंने माना ना वाइज और ब्राह्मण का कहा। मतलब जो धार्मिक उपदेश देने वाले जी लोग होते जी हैं, जी वाइज जी। जो धार्मिक उपदेश देता है वो ब्राह्मण में। हाँ ब्राह्मण। मैंने माना ना वाइज और ब्राह्मण का कहा, पर मैं इंसानियत के नाम पे खालिक नहीं। वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। जिंदाबाद शेर, ये तो कपिल जी और बहुत ही खूब। शुक्रिया। और इसकी आखिरी जो दो लाइनें मैं आपको कहना चाहता हूँ कि छिपे जी हैं मुझ में, कई लोग मुझसे पूछते हैं कि मैं क्या हूं, तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ कि छिपे हैं मुझ में कई परतों में उलझे उलझे। छुपे हैं मुझ में कई परतों में उलझे उलझे उलझे, उलझे। जो तुम्हें आता नजर मैं वो सवाल एक नहीं हूं। बहुत खूब, वाह वाह वाह। बहुत खूब, बहुत खूब, वाह। बहुत तो ही अच्छी कविता। अगर आप वाह। इसे समझते हैं तो आप मुझे जान जाएंगे, और नहीं शायद जो ना जान पाएंगे उसे जानने की कोशिश भी नहीं करेंगे। जी जी। एक हीरा होता है, एक नगीना होता है, उसे पूरी तरह से जान पाना कभी संभव कहाँ होता है। हमने जिस ओर से देखा, हमने बस उसी रोशनी को हीरा मान लिया, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन जी आपको सचमुच में जानना किसी के लिए भी एक गौरव की बात है। आपकी उपस्थिति सदैव गरिमामय रहती है, और आपने हमेशा हर मंच को बहुत गरिमा प्रदान करी है। इसलिए जाते जाते आपसे ये पूछना चाहूंगी, अब क्योंकि आप दीप्ति जी को नहीं लाए, तो इसलिए आपसे ही पूछना चाहूंगी कि कपिल बत्रा की कोई ऐसी बात, कोई ऐसी शरारत, कोई ऐसी नटखट बात जो कि हम नहीं जानते। ये तो गहन बात हो गई जो आपने अभी बताई। कोई बदमाशियां जो आपने की हो। बदमाशियां बचपन की बता सकता हूं मैं आपको, कि बचपन से ही देखिए मैं यहाँ पे जो मुझे डिसिप्लिन रखने का आदेश मिला, ये कोई जी। मेरे लिए नई बात नहीं है। बचपन में मैं स्कूल में भी अपने बाल संसद का डिसिप्लिन अनुशासन अध्यक्ष होता था। तो अरे वाह। मेरी ड्यूटी होती थी कि जब प्रेयर होती थी, प्रेयर में सब आंखें बंद करके खड़े हैं कि नहीं उसे देखना, और खाने के समय सब सब रुमाल लाए हैं कि नहीं उसे देखना। तो दो छोटे छोटे किस्से ये है कि जब प्रेयर हो रही होती थी, तो मैं सबको देखता था, किसने आंखें बंद की हैं कि नहीं। जिसने आंखें खोली होती थी उसे थप्पड़ पड़ना था। ये मेरा अच्छा। हल्का। अच्छा, आपको थप्पड़ मारने का भी अधिकार था? जी जी। अरे वाह। हाँ, तो जिसने जो आंखें बंद, उससे मैं मतलब हल्के से टैप करता था, और दोबारा खुली मिली तो जोर से पड़ेगा। तो होता क्या था कि उसमें शरारत यहाँ आई कि अगर किसी बच्चे ने ज्यादा परेशान कभी किया हो बाकी किसी वजह से, मुझे नहीं, स्कूल में परेशान करता हो, तो अगर उसकी आंखें खुली हो तो उसके लिए कोई दूसरी बार पहली बार नहीं थी, उसको पहली बार में जोर से थप्पड़ पड़ेगा। और साथ में अगर कोई खड़ा कह दे कि इसकी तो आंखें बंद थी सर, भैया आप इनकी तो आंखें बंद थी, तो मैं पूछा था भैया तुमने कैसे देखा, तुम भी आ जाओ। तो उसको भी पड़ जाता था। जी, वो तो खैर हमें भी पढ़ता है, हम जब जब रिपोर्ट लिखते हैं हमें भी पढ़ते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो या जब भी किसी भी ग्रुप में हम गलत संदेश भेज देते हैं, तो हमें वो व्हाट्सएप पे बड़े वाले क्रॉस क्रॉस देखने को मिलते हैं। तो ये आदत आपकी तब की है। जी। नहीं, लोगों को मुझसे उम्मीद तब से है, मैं तो ये नहीं जी कह रहा हूँ मेरी हाथ। जी, बिल्कुल बिल्कुल। और आप उस पे पूरी तरह से खरे उतरते हैं, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। जाते जाते बस एक अंतिम प्रश्न आपसे कपिल जी, क्योंकि
आप इतनी संजीदा और इतनी गहन सोच रखते हैं, इसलिए आपसे पूछना चाहूंगी कि आज के युवा के लिए आपका क्या संदेश है। साहित्य जैसे समझिए कहीं दौड़ में पीछे छूटता सा नजर आता है, तो ऐसे युवा पीढ़ी को आप क्या संदेश देते हैं, क्या आह्वान है आपका, क्या उद्घोष है आपका? मेरा आह्वान ये है कि देखिए, मैं अपनी बात भी एक शेर से शुरू करूंगा और बात शेर पे खत्म करूंगा 1 मिनट के अंदर, जी कि मैं अपनी लेखनी के बारे में मानता हूं कि नहीं लोकप्रियता का कोई तत्व है मेरी बातों में, नहीं लोकप्रियता का कोई तत्व है मेरी बातों में, सिर्फ सच है जो लिखा है कागज पर इन हाथों में। वाह, बहुत तो खूब। मेरा जो आने वाली पीढ़ी से और जो आज की पीढ़ी है उससे भी मेरा यही कहना है कि हम लोग टीवी पर या सिनेमा में जाके जो कमर्शियल प्रोग्राम्स देखते हैं, उन कमर्शियल प्रोग्राम्स के पीछे एक कमर्शियल पहलू भी रहता है, फायदे का, धनार्जन का, जिसके पीछे सच्चाई कई बार छुप जाती है। जी बिल्कुल। तो वो सच्चाई आपको मिलती है साहित्यकारों की दुनिया में। इसलिए जो व्यवसायिक कार्यक्रमों से अगर आप समय कुछ निकालें प्रयास करके, और आइए सच को सुनिए। वाह, सच कभी कड़वा होता है, कभी प्रिय होता है, लेकिन एक ये सच ही है जिसका साथ देकर आप इस दुनिया को आने वाली नस्लों के लिए जीने लायक बनाए रख पाए। बहुत खूब। तो ये मेरा संदेश है। तो और मैं ये कहना चाहता हूं, जो मैं फॉलो करता हूं वो सब अगर फॉलो कर पाए, अगर 2 लोग भी फॉलो कर पाए तो मेरी जिंदगी सफल है, कि मैं कुछ नहीं हूं गर तेरी निगाह में न सही, मैं कुछ नहीं हूं गर तेरी निगाह में न सही, मेरी निगाह में जिंदा हूं, इतना काफी है। वाह, बहुत खूब। वाह वाह तो वाह। आप अपनी निगाह में तभी जिंदा रहेंगे जब आप सच का साथ देंगे, जब आपकी अंतरात्मा आप कभी नहीं कचोटेगी कि आपने कुछ गलत किया। जी। जी। जब तक आईने के सामने जाने से नजर झुके नहीं, जब तक आईने के सामने जाने से नजर झुके नहीं, समझो आज की सांसों का हक अदा कर दिया। बहुत पहले कभी लिखा था। बहुत बहुत धन्यवाद कपिल जी। जैसा कि उम्मीद थी, जैसा कि आपसे अपेक्षा थी, बहुत गहरी सार गर्भित बातें, बहुत से बहुमूल्य संदेश हमारे दर्शकों के लिए, उभरते कवियों के लिए आपने दिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस समूह के साथ जुड़े रहने के लिए, आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हम ऐसी उम्मीद रखते हैं कि आगे बनने वाले इतिहास का भी हिस्सा आप सदैव रहेंगे। बहुत जी बहुत जी धन्यवाद कपिल जी, बहुत धन्यवाद आने के लिए।